ओम युवा भारत हासी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। हित आहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान एवं दर्शन आयुर्वेद, इस कड़ी में आपने आयुर्वेद के विविध रहस्यों को समझा। आज हम चर्चा करने वाले हैं शरीर के निर्माण में या शरीर के धारण में जो महत्वपूर्ण जो तत्व हैं, जिनको हम सप्त धातुएं, 7 धातु कहते हैं, इसके विषय में हम आज चर्चा करने वाले हैं। और क्योंकि यह जो देह है, इस देह का जो धारण और पोषण जो करते हैं, इसलिए इनको धातु भी कहा जाता है। तो इसके इन सप्त धातुओं में जो महत्वपूर्ण जो स्थान है, और इसमें जितने भी जो शरीर के जो मौलिक ऊतक तत्व जो है, जिसको हम टिश्यू एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये तत्व शरीर का पोषण और धारण करते हैं। संयुक्त रूप से शरीर की जो मूलभूत जो रचना है, उसमें ये सहायक होते हैं, इसीलिए ये धातु कहलाते हैं। ये संख्या में हम 7 मानते हैं। और चरक ऋषि तो इसके लिए कहते हैं कि देह धारणात् धातवः, यानी कि धारणात् धातवः, देह के धारण की वजह से ये धातु कहलाते हैं। इसमें ये 7 हैं, जैसे मैंने आपको बताया। पहला है रस। रस जिसको लस्सी का भी हम कहते हैं, प्लाज्मा या न्यूट्रिएंट फ्लूइड भी हम इसको कहते हैं। पहला रस है। दूसरा है रस के बाद में रक्त। रक्त जिसको हम ब्लड कहते हैं या हीमोग्लोबिन का वह अंश, वह रक्त कहलाता है। तीसरा मांस, जो मस्कुलर जो टिश्यू है उसको हम मांस कहते हैं, रस रक्त मांस। फिर मेद, मेद या वसा जिसको कहते हैं ना, एडिपोज जो टिश्यूज है या फैट टिश्यू है, उसको हम चर्बी या चिकनाहट के रूप में जो देखते हैं, तो वह। और 5वां जिसको कहते हैं कि अस्थि या हड्डी, जो बोन टिश्यू है, वह 5वां है, जिसको अस्थि तंतु और या कंडराएं जो होती हैं, उसको हम अस्थि कहते हैं। फिर 6ठे नंबर पर मज्जा या अस्थि। मज्जा या अस्थि, अस्थि के लिए बोन मैरो, यानी कि बोन टिश्यू और बोन मैरो। अस्थि में और मज्जा में फर्क ये है कि जिसके द्वारा जो हड्डी के अंदर जो होता है बोन मैरो, उसको हड्डी के अंदर का जो भाग होता है उसको कहते हैं। 7वां है शुक्र, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव और जो जेनरेटिव जो टिश्यूज है, यानी कि उसको हम शुक्र कहते हैं। तो इस तरह से इन 7 धातुओं का निर्माण भी दोषों की भांति 5 महाभूत, जो अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, उसके ही द्वारा होता है। और परंतु यदि आप इन देखेंगे, इन 7 धातुओं में एक तो स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर खाते ही रस,
रक्त, मांस, मज्जा, इसी क्रम से वो बनता है और ये आयुर्वेद में माना गया। और दूसरी बात जो है, धातुओं में एक एक महाभूत की प्रधानता होती है और जठराग्नि जो पाचक अग्नि से जो भोजन का पाचन होता है, उस क्रिया के फलस्वरूप इन धातुओं की उत्पत्ति होती है। क्योंकि रस जो है, जो पाचक अग्नि जो है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम से भोजन दो भागों में बंट जाता है। उसको आयुर्वेद में हम कहते हैं सार और किट्ट। किट्ट मतलब मल। इसमें से जो सार भाग, मल तो बाहर निकल जाने शुरू हो जाता है, पर जो सार भाग होता है वो व्यानवात की सहायता से, यानी कि व्यानवात हो गए, वात की सहायता से रक्त के माध्यम से सारे शरीर में पहुंचने लगता है, जिससे कि फिर रस बनता है। रक्त आदि जो धातुएं हैं उनका निर्माण होने लगता है, फिर शरीर का पोषण होता है उससे। जब भोजन के सार भाग से सबसे पहले रस धातु का निर्माण होता है, उसके बाद में क्या होता है कि शरीर का एवं मस्तिष्क का कुछ मूलभूत कोशिकाएं हैं जो कभी परिवर्तित नहीं होती हैं, तो बाकी शेष रक्त को लेकर के शुक्र और रज तक की सभी कोशिकाओं में निर्माण, ह्रास, पुनर्निर्माण, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, ये सतत चलते रहते हैं। हमारे जो सेल्स हैं रीजनरेट होते हैं, डिजनरेट होते हैं, डेड होते हैं, फिर पैदा होते हैं, ये लगातार चलता रहता है। तो उसमें आहार का जो रस आदि बनने की प्रक्रिया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो रक्त है, मांस है, मेद है, फिर अस्थि आदि सारी जो धातुएं हैं, ये क्या कि सृष्टि चक्र की इसी प्रक्रिया से प्रतिपल गुजरती हैं। जठराग्नि पर निर्भर करता है ये सब। जैसा हमारा पाचन होता है उसी तरह से पूरी प्रक्रिया चल रही होती है। इसलिए संपूर्ण आरोग्य का जो हेतु है वो स्वास्थ्यवर्धक सभी प्रकार के पोषक तत्वों से युक्त संपूर्ण आहार, जैसे मैंने आहार के विषय में आपको बताया, उसके पोषक तत्वों का शरीर में संपूर्ण रूप से पाचन व अवशोषण होवेगा। तो इसके लिए पाचन तंत्र, आंत्र व त्रयोदश यानी 13 अग्नियां और मूलभूत जठराग्नि का ठीक होना बहुत ही जरूरी है। इसके अतिरिक्त शरीर में प्रतिपल जो क्रियात्मक, बौद्धिक और भावनात्मक गतिविधियां निष्पन्न होती रहती हैं, उनका भी इन सब में बहुत महत्व होता है। तो इसलिए रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज के निर्माण हेतु रस धातु मूलभूत रूप से मुख्य तत्व, यानी कि भोजन पचेगा तो बाकी धातुएं बनेंगी। यदि खाया हुआ डाइजेस्ट नहीं हुआ तो बाकी चीज़ें तो अपने आप ही बिगड़ जाएंगी। इसलिए भोजन को या पाचन को बहुत ही आयुर्वेद में महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए ध्यान रखिएगा, भोजन ऐसा करिए जो पाचन हो, पाचन होगा तो बाकी शरीर की जो प्रक्रिया वो ठीक बनेगी। त्रिदोष है, सप्त धातु है, पंच महाभूत हैं और शरीर है, इंद्रिय है, मन है, ये संपूर्ण क्रियाकलाप इसी रस धातु से निष्पन्न होते हैं। यानी रस ठीक तो बाकी सब कुछ ठीक। यदि शरीर का निर्माण है, संचालन है, संरक्षण है, प्रतिरक्षण है, संवर्धन है, यानी कि संचालन है, निर्माण है, संरक्षण है, प्रतिरक्षण है, संवर्धन है, ये सब कुछ पोषण है, इस रस धातु से ही संपादित होता है। रस से ही रक्त बनेगा, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, इनका निर्माण होगा। रस धातु के निर्माण से ही ये कहाँ होता है, ये पाचन तंत्र में होता है, यानी कि पाचन तंत्र में रस का निर्माण होगा और उस रस से ही पूरे शरीर में ही बाकी सब रक्त के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचेगा। फिर इस धातु से कुछ अंश रस धातु भोजन में शरीर की सप्त धातुओं के निर्माण हेतु जो भी तत्व, आयरन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जो भी सब चाहिए वो आंतों के द्वारा इस शरीर में अवशोषित होकर के फैट जो लैक्टियल के द्वारा पूरे शरीर में अवशोषित हो जाता है। यही रस धातु कहलाता है। यह रस धातु आंतों से यकृत में आता है, यकृत से आकर के रक्त में मिल करके पूरी शरीर में पहुंच जाता है। दोषों की तरह ये धातु भी शरीर में एक निश्चित मात्रा में रहती है। जब इनमें विषमता आती है तो शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। इन धातुओं में विषमता दोषों की विषमता से आती है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि ये दोषों की विषमता से इसमें दोष आता है और धातुओं में विषमता होने से दोष में विषमता आ जाती है। यानी कि एक दूसरे से ये चलते भी हैं, ये कंट्रोल भी होते हैं एक दूसरों से। जैसे जब दोष प्रकोपित हो जाकर के किसी धातु को प्रभावित करता है तो रोग की उत्पत्ति होती है और दोष धातु को दूषित करता है। इसीलिए धातु दूषित किया जाने वाला
कहलाता है। जिस धातु के दूषित होने से रोग की उत्पत्ति होती है वो रोग उसी धातु के नाम से जोड़ करके बोला जाता है। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे रस के दूषित होने पर रसज रोग, इसी प्रकार रक्तज रोग, मांसज रोग, मेदज रोग, मेदोज रोग, अस्थिज रोग, मज्जागत व शुक्रज रोग, इस तरह से इन धातुओं के दूषित होने पर जो रोग होते हैं उसी के नाम से हम इसको आयुर्वेद में पुकारते भी हैं। इन सभी धातुओं के जो स्वाभाविक गुण कर्म हैं, इनके जो विकार हैं, इनको हम अभी आपको समझाते हैं, आपको अच्छा लगेगा, आप इसको जरूर समझने का प्रयास करिए। जैसे रस धातु है, उसका जो सामान्य कर्म क्या है? रस का कर्म है प्रीणन, तृप्ति करना, संतुष्टि, प्रसन्नता देना। आपने कहा जैसे खाना खाया, ओहो मेरे को पूरी तृप्ति मिल गई, यानी कि रस धातु सबसे पहले तृप्ति प्रदान करता है। और अगली धातु रक्त का पोषण करता है। और जो वृद्धि के लक्षण है, रस की वृद्धि होने पर क्या हो जाएगा कि कफ प्रकोप होने जैसे लक्षण प्राप्त होते हैं। जैसे पाचन शक्ति की कमी होना, जी मिचलाना, लार टपकना, वमन होना, आलस्य होना, भारीपन होना, रंग सफ़ेद पड़ जाना, ज़्यादा सर्दी सी और ठंडी सी महसूस होना, अवयव में शिथिलता होना, श्वास, खांसी, नींद, ये तो हो गया रस के अधिक होने पर, यानी कि ज़्यादा भोजन करने पर क्या दोष होता है। इसी तरह से क्षय के लक्षण, क्षय मतलब कि रस की न्यूनता होने पर क्या होगा, जैसे मुख तथा दूसरे अंगों में खुश्की दिखाई देना, एकदम चेहरों पर मलिनता दिखाई देना, थकान दिखाई देना, रूखापन दिखाई देना, बहुत सारी प्यास फील होना, कोई चीज़ आवाज़ वगैरह भी कोई बोल रहा तो सहन नहीं होना और अच्छा नहीं लगना, हार्ट में घबराहट होना, हृदय की गति तेज हो जाना, या आमाशय या पेट आदि में जो है ना खालीपन, जैसे एकदम अंदर से खाली खाली सा लगना, ग्लानि होना, श्वास तेज तेज होना, या दूसरे धातुओं में एकदम दूसरे रस, रक्त आदि भी, फिर मांस मज्जा भी वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जैसे ये रसज रोग, फिर रोग क्या हो जाते हैं, रस की वृद्धि से भूख न लगना, जैसे मैंने बताया, भूख अच्छी तरह से, जो अरुचि होना, कुछ अच्छा नहीं लगना, मुंह का स्वाद बुरा होना, आस्य वैरस्य इसको बोलते हैं आयुर्वेद के अंदर। आस्य वैरस्य का अर्थ होता है मुंह का स्वाद अच्छा नहीं लगना, असरजित्ता का अर्थ स्वाद का पता ही नहीं लगना, और कहीं हृदय में पीड़ा होना, ज्वर भी इसी कारण से होता है, स्रोतों में रुकावट वगैरह, नपुंसकता, ज़्यादा खाने से, इंडाइजेशन होने से जो हमारी जो पौरुषत्व की भी बहुत कमी हो जाती है, पीलापन हो जाता है, शरीर दुबला हो जाता है, पाचन शक्ति की कमी हो जाती है, और शरीर में झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती है, बाल जल्दी से सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, पकना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में फिर उपचार क्या करें? उपचार के लिए सीधी सी बात यह है कि आप उचित आहार ले लें। उसके लिए रसायन बल्य औषधियों के प्रयोग की बात की गई है। तो जो बल कारक है, हित कारक है, उन औषधियों का सेवन करें, डाइजेशन ठीक रहें, उसके लिए आप ध्यान रखें, तो ये बीमारियाँ ठीक हो सकती है। अब हम बात करेंगे रस के बाद में रक्त के विषय में। सामान्य रूप से रक्त का जो काम है, आप जानते हैं कि जीवन प्रदान करने वाला और प्राणों को धारण करने में ये रक्त की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये रंग को निखारता है और बाकी जो हमारे ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो रक्त के कारण ही संभव है, ऐसा आयुर्वेद हमारा कहता है। और रक्त मांस धातु की पुष्टि करता है। रक्त धातु में संपूर्ण धातुओं के जो पोषक तत्व हैं वो सारे रक्त में ही रहते हैं। तो इसमें यदि रक्त की ज़्यादा वृद्धि होने से क्या होता है कि रक्त की त्वचा और नेत्रों में लालिमा होने लगती है, रक्त वाहिनी में वाहिनियों की पूर्णता आदि के लक्षण दिखाई देते हैं। इसी तरह क्षय होने पर शिथिल हो जाती हैं रक्त वाहिनियाँ और इससे अग्निमांद्य होने लगता है, वायु प्रकोप बढ़ता है, स्किन रुखी रुखी होने लगती है, शरीर कांति विहीन हो जाता है, ड्राइनेस और हार्डनेस की वृद्धि होने लगती है और रोगी को खट्टे और ठंडी चीज़ ज़्यादा अच्छे लगने लगता है। आपने देखा होगा प्रायः माताओं बहनों की खट्टी चीज़ें ज़्यादा रखती हैं और यदि पुरुषों की तुलना में माताओं बहनों को देखें उनका हीमोग्लोबिन कम होता है, यानी कि खट्टे पदार्थों में अभिरुचि होने लगती है जब हमारी हीमोग्लोबिन कम होता है। तो ये ध्यान रखें। तो इसी तरह से इससे द्वारा क्या क्या बीमारियाँ हो जाती हैं, इसके यदि ब्लड की यदि उसमें गड़बड़ी हो जाती है तो तुरंत जैसे जितने भी स्किन रोग हैं, जितने भी चाहे एक्जिमा है, एलर्जी है या आप जैसे एक्ने वगैरह हैं, पिंपल्स हैं, ये सब भी इस तरह के रोग हो जाते हैं। या ब्लड कैंसर वगैरह जैसे फोड़े फुंसियाँ वगैरह भी, अलग अलग शरीर से रक्त का स्राव होना है
या जो हमारी माताओं बहनों की जो ब्लीडिंग होती है, रक्त प्रदर होता है, या पुरुषों में जैसे लिंग वगैरह भी पकने लग जाता है, या उसके अंदर जो स्वेलिंग आ जाती है, या कईयों के मुंह में छाले हो जाते हैं, या लीवर और स्प्लीन जो है बढ़ने लग जाता है, पेट में एसाइटिस हो जाता है, गुल्म होने लगता है, गोला हो जाता है, फोड़े होने शुरू हो जाते हैं, या झाइयाँ वगैरह होनी शुरू हो जाती है, तिल वगैरह होने शुरू हो जाते हैं। ये सब भी जितने भी बीमारियां, यानी कि जो रक्तजन्य दोष, एक तरह से पित्तजन्य जो दोष हैं, वो ज़्यादातर पित्त का संबंध रक्त से, तो वो सारी चीज़ें, चकत्ते वगैरह होना, पीलिया होना, और दांतों के अलग तरह के रोग होना, जोड़ों का जो दर्द होना, या फिर मूत्र वगैरह में रेडिस लालिमा होना, जलन होना, ये सारे जो रोग हैं ये सब रक्तगत दोष माने गए हैं आयुर्वेद के अंदर। फिर हम क्या करें? ऐसे दोष हो गया तो समझ लीजिए, मैं आपको उपचार के विषय में बताना चाहता हूँ। रक्त का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। शुद्धिकरण के लिए आहार को आप उचित मात्रा में लें और विरेचन करें, कब्ज न रहे, पेट की सफाई करें। और जरूरी है इसके लिए कि आप जो रक्त शुद्धि के लिए, जैसे गिलोय गुड़ूची है, चिरायता है, कालमेघ है, इनका काढ़ा आदि बना करके आप नियमित रूप से लेते हैं तो ये बहुत ही उत्तम है। तो रक्त के बाद में फिर उसके बाद में मांस के विषय में, जो मांस धातु का जो मुख्य कार्य है, मांस क्या है? मांस जो हम इसको कहते हैं लेपन, उपदेह का अर्थ लेपन। जैसे मकान बनने के बाद में लेपन का काम किससे करते हैं? सीमेंट से करते हैं, बाद में उसके ऊपर पुताई करते हैं। इसी तरह से जो मांस शरीर का जो ढांचा है, ढांचे को ढकने का काम ये मांस धातु का काम है। ये शरीर को पुष्टिकारक है और फिर सुरक्षा भी प्रदान करता है। यह मांसपेशियों द्वारा जो शरीर के पूरे ढांचे को ये सुरक्षा देता है। और जब मांस बढ़ जाता है तो हम जानते हैं, जैसे आपने देखा होगा गर्दन में, नितंपों में जो हिप्स हैं, हमारे गालों में, जंघाओं में, बाहों में, टांगों में, पिंडलियों में, पेट में, छाती में, कहीं कहीं पर आपने देखा होगा ऐसे कहीं पेट में बढ़ने लग जाता है, मोटापा दिखाई देता है, एंड बैंड आदमी दिखाई देने लगता है, आड़ा तिरछा दिखाई देने लगता है। ये सब जितने भी जो है मांस बढ़ने के लक्षण हैं, मेद वृद्धि के लक्षण हैं। और जितने भी जो चर्बी बढ़ती, तो हम कहते हैं इसका मेद बढ़ गया है। यानी कि मांस की वृद्धि को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है संशोधन की क्रियाएं। आयुर्वेद में कहा है कि मांस बढ़ा तो क्या करें? संशोधन करें, उपवास करें, कम खाएं। आप हो सकें तो उपवास रखिए, युक्त आहार करें, व्यायाम करें। बहुत ज़रूरी है मेद को रोकने के लिए आप व्यायाम करें। और जो घी, तेल, जो स्निग्ध पदार्थ हैं, और मीठा तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। और चीनी तो एक तरह से वो वाइट पॉइजन है, वो कभी मीठा खाने का मन करे आप गुड़ ले लीजिए, शक्कर ले लीजिए, पर उसको बिल्कुल भी मत खाइए। तो ये इस चीज़ों को ध्यान रख करके आप अपने शरीर को बेडोल होने से, मांस को बढ़ने से आप रोकिए, ये बहुत ज़रूरी है। और मांस क्षय के लक्षण, क्षीण होने से क्या होता है? उसी तरह से दुबलापन होना, क्षीणताएँ आना, बिल्कुल सूख जाना। तो उसके लिए जैसे आप मीठा खाते हैं, तली भुनी भारी चीज़ खाते हैं, तो उससे धीरे धीरे मोटापा बढ़ता भी है। तो इससे शरीर में रुक्षता, थकावट, चुभने की जैसे पीड़ा और ये सारे लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो मांसज रोग में जैसे हमने बताया कि जैसे ये सब चीज़ बढ़ जाना, गंडमाला, गले की वृद्धि होना, थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम होना, जिह्वा में, तालू में, शरीर में अलग अलग तरह की गांठें बनना, सिस्ट वगैरह बन जाना, ये सब इसके लक्षण हैं। उपचार के लिए जैसे मैंने बताया कि मांस की वृद्धि के लिए जिनको मांस कम है तो दूध आदि प्रोटीन युक्त पदार्थ ले लें, ज़्यादा है तो उनको ना लें। और धान्यों में ताजे अंकुर वगैरह भी ले लें। और इसके बाद मांस के बाद आता है मेद। मेद के लिए सामान्य जो काम है, आपको पता है कि स्नेहन, शरीर में स्निग्धता, जो चिकनाहट और उष्णता प्रदान करने का काम मेद का है। शरीर में जो चिकनाहट है, लाली है, उष्णता है, वो मेद की वजह से है। तो शरीर को इससे शक्ति और सुरक्षा, दृढ़ता एवं स्थिरता इससे ये देता है। और इसके जो वृद्धि के लक्षण हैं, वृद्धि के लक्षण हैं कि इसमें आप जो गंडमाला है, उदर वृद्धि है, ये सब भी जो है, ये जैसे थोड़े से भी परिश्रम से श्वास फूलना, थकान होना, नितंब, स्तंभ, पेट के जो लटक जाना, शरीर से दुर्गंध आना, ये मांस मेद वृद्धि होने के बाद में जो असावधानियां जो उल्लेखित हैं, वो सब जो इसके ऊपर हमको वो करना चाहिए। फिर इसके जो क्षय, मेद के जो क्षय हैं, उसके लक्षण हैं
उसमें संधियों में टूटने की सी आवाज़ होना, शून्यता की अनुभूति होना, मुरझाई हुई सी आँखें, त्वचा, बाल, कान आदि जो अंग हैं उनमें रूखापन होना, थकान है, शरीर के दूसरे अंगों में पतला होना, कृशता होना, कमर में जैसे थोड़ा सा हमारे शरीर में स्पर्श का अनुभव ना होना, विशेष कर करके ये सारे जो लक्षण हैं, तो इसको दूर करने के लिए हमें उचित उपायों को अपनाना चाहिए। और जो इसके बाद में आता है मेदज जो रोग में, जब मेद जब बढ़ता है तो मुंह में जो मीठा मीठा लगना, हाथ पैरों में जलन होना, बाल का उलझना, और फिर मुंह, कंठ, तालू सूखना, आलस्य बहुत अधिक बना रहना, ये सब जो लक्षण हैं ये सब हमारे मेद के लक्षण हैं। तो उपचार के लिए जब मेद बढ़ता है, जैसे मैंने बताया मांस मेद बढ़ने के लिए हमको स्थूलता के लिए उपवास, योग अभ्यास आदि जो हमने लक्षण बताए आपको, जो उपाय बताए हैं, इसके लिए हमको उसको करना चाहिए और इसका बहुत ध्यान रखना जरूरी है। फिर हमारे जो उसके बाद में आता अस्थि धातु। अस्थि के लिए जरूरी है कि इसका काम है शरीर को धारण करना। जो ढांचे से जो जितने भी हड्डियां हैं, बोन हैं, उससे हमारे शरीर का धारण होता है। इससे ही हमारे अंगों का आकार का निर्माण होता है, इसमें शरीर खड़ा रहता है। हम सब जानते हैं इसके लक्षण हैं। जो अस्थि जब अधिक हो जाने पर कई बार हड्डियां बढ़ जाती हैं, असामान्य आकार लेनी शुरू हो जाती हैं, ये मोटे और बढ़ जाने लग जाते हैं, और बाल और नाखून जल्दी जल्दी बनने लग जाते हैं, किसी के दांत टेढ़े मेढ़े ज़्यादा होने लगते हैं। ये सब हड्डियों का दोष हैं। दांतों में दर्द होने लगता है, और दाढ़ी मूछ के रोग, नाखूनों के विकार, ये सब अस्थिगत विकार हैं। तो इसमें जैसे ऑस्टियोपेनिया है, ऑस्टियोप्रोसिस है, या फिर जोड़ों में दर्द है, सुन्नता है, रूखापन है, दांतों नाखूनों में टूटना है, बाल, लोम, और ये सब जो उपाय हैं ये सब अस्थिगत दोष हैं। तो इनको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे आयुर्वेद के अंदर वस्ती करने के लिए बात करी है, या व्यायाम करना है, या कैल्शियम युक्त जो आहार है, दूध है, मट्ठा है, पनीर है, तक्र है, लस्सी है, या सूखे मेवे हैं, चना है, इनका सबका सेवन करिए। और सब्जियों में जिसमें विटामिन डी और सूर्य की रोशनी वगैरह का भी, या पका दूध और घी जो है इसमें उपयोगी है। घी बहुत लाभ करता है। और आयुर्वेद में यदि मैं बात करूं तो मुक्ता शुक्ति भस्म है, शंख भस्म है, ये सब ले सकते हैं। इसके बाद में अस्थि के बाद में मज्जा के लिए जो है अस्थियों के अंदर जो खाली स्थान पर जिसको बोन मैरो कहते हैं वो भरी रहती है। दूसरे शब्दों में इसका जो धातु का जो काम है, अस्थियों का जो स्नेह और पूर्ण पोषण करना, यानी कि बोन मैरो से ही हड्डी हमारी मजबूत बनती है, इसलिए ये स्निग्धता बल प्रदान करता है। तो मज्जा धातु के पोषण के लिए भी जैसे मैंने बताया कि अस्थि के पोषण के लिए जो कार्य है हमको वही करना चाहिए। और हड्डियों के और जोड़ों में जो बड़े बड़े कष्ट साध्य कठिनाई से ठीक होने वाले जो फोड़े फुंसियाँ होना, या ब्लड कैंसर का होना, या बोन में दूसरी बीमारियाँ होना, जोड़ों में दर्द रहना, ये सब इसके कारण से होते हैं, मज्जा की वजह से। तो इसको क्षय होने पर खोखलापन, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोप्रोसिस, ये सब भी, यानी कि ये अस्थि और मज्जा की वजह से ही ये ज़्यादातर रोग होते हैं। इसके उपचार में हमको मज्जा युक्त द्रव्य, जैसे मैंने अभी बताया कि जो अस्थि के लिए हमको देना चाहिए द्रव्य, वही इसके लिए हमको सेवन करना चाहिए। अब बाकी बचता है समय थोड़ा है, मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ अभी इसी आज की जानकारी में ही। फिर 7वां धातु है शुक्र धातु। सामान्य कर्म जो है शुक्र को अंतिम धातु माना गया आयुर्वेद के अंदर में, और इसको बहुत शक्तिशाली माना गया है। इसका मुख्य कार्य तो गर्भोत्पत्ति, संतान उत्पत्ति करना माना गया, पर जब जिसके शरीर में शुक्र की अधिकता होती है वहाँ पर धैर्य होती है, शूरता होती है, निडरता होती है, और जो स्त्री पुरुष के प्रति जो आकर्षण है वो भी रज और शुक्र की वजह से वो मुख्य कारण है। उत्साह, पुष्टि या काम का वेग, और ये जितना भी जो कामुक जो इच्छाएं हैं ये सब इसके शुक्र के कारण है, शुक्र के कारण से है, शुक्र के ये काम है। इसलिए इसके जो वृद्धि के लक्षण है, जब शुक्र जब अधिक मात्रा में होता है तो थोड़ी काम वासना का भी अधिकता होती है। पर यदि शुक्र को यदि क्षय होता है तो इसमें बहुत ही दुर्बलता, निर्बलता, मुख सूखना, ये सब है। और शुक्र की अधिकता का जब हम साधना में, तप में, या हम आध्यात्मिकता में भी बढ़ते हैं तो उसमें भी शुक्र की अधिकता फिर वो ओज में परिणित होने लगता है।
परंतु जब वो क्षीण होने लगता है तो अंडाशय में पीड़ा होना, नपुंसकता है, शुक्र का स्राव ना होना है, ये सब, ये मैथुन की इच्छा का अभाव होना, या अंदर हमेशा काम वासनाएं सताए रहना, ये भी शुक्र की क्षीणता के ये सब लक्षण हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि संतति उत्पत्ति के लिए जहाँ शुक्र की जरूरत है, अल्प शुक्र से विकृत संतति भी पैदा होती है। तो इस सब के लिए हमको जरूरी है सात्विक और पौष्टिक आहारों का हम सेवन करें, और शुक्र के बाद में ही फिर ओज की प्राप्ति होती है। ओज से जो है वह हम पूरी मानसिकी और आध्यात्मिकी, शारीरिक, भौतिकी बड़े बड़े काम करने में सामर्थ्यवान बन जाते हैं। तो शुक्र की हम रक्षा करें। शुक्र के विषय में जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये सारे सप्त धातुओं में सबसे अंतिम और ये बहुत ही महत्वपूर्ण धातु माना गया है। तो आइए, हमने, मेरे को लगता है कि अपनी इन 7 धातुओं को अवश्य समझा, किस तरह से इन धातुओं की वृद्धि होती है, किस तरह से इन धातुओं की रक्षा की जाती है, किस तरह से इन धातुओं में विकृति आने पर उन विकारों को दूर किया जाता है। इसको हमने आपको बहुत अच्छी तरह से बताने का प्रयास किया। इसको आप करिए। इस आयुर्वेद के संपूर्ण स्वास्थ्य के इस विज्ञान से आप निश्चित रूप से लाभान्वित हो रहे होंगे। तो अब हम अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे किस तरह से इन सप्त धातुओं के बाद में, रस, रक्त आदि के बाद में भी एक जो महत्वपूर्ण जो तत्व है ओजस, वो किस तरह से शरीर में काम करता है, किस तरह से उस ओजस की महत्ता है, ये हम आगे चर्चा करेंगे। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन, हिंदी, अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। आज ही घर लाएं। आयुर्वेद से स्वस्थ जीवन का आधार पाएं।